जा रहे थे। वहाँ केदार चाचा गए हैं। महाराजों के डिब्बे बन गए। तुम लोग जाके डिब्बे बना लो। चंद्रबलं तदेव विद्याबलं। बुरा ना मानिएगा भाई साहब, सम्मान की नींव घर की बहू बेटियों पर ही टिकी होती है और ये उनका अधिकार भी है। हम शर्मिंदा हैं भाई साहब, लेकिन इसमें प्रगति की कोई गलती नहीं। हम भी समाज में रहते हैं भाई साहब, हमें आप इतना छोटा ना समझें, लेकिन एक निवेदन है, आप इसे शर्त भी समझें, आदेश करें। रिश्ते की बात अब तभी होगी जब आप घर में शौचालय बनवा लें। पंडित भगत सिंह से मिलेगा? कसरत के वक्त नहीं। वैसे नाम क्या है इनका? पंडित चंद्रशेखर आजाद। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हमारे बीच में भोला भैया, जो कि रीवा के एक माने जाने चेहरे हैं, जिन्होंने यहाँ पे कई थिएटर किए हैं, कई शॉर्ट फिल्म में काम किया है और बहुत सारे जो आयोजन होते हैं उनमें मुख्य रूप से बीच उनका सहयोग रहता है, जिसके कारण अच्छे से संचालित होते हैं। तो आइए जानते हैं भोला भैया के बारे में। नमस्कार भैया। नमस्कार। भोला भैया, हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया कि भोला भैया ब्लैक बेल्ट भी हैं। तो भैया ये जानना चाहेंगे कि आप ब्लैक बेल्ट चैम्पियन हैं, स्पोर्ट्स में आपका काफ़ी दिलचस्पी है, तो ये एक थिएटर लाइन में आप कैसे आ गए? देखिए, जहाँ रही बात स्पोर्ट की, तो बचपन से थोड़ा उद्दंडता थी मेरे अंदर और उसको एक सही स्थान देने के लिए मैंने मार्शल आर्ट चुना और उस पर मुझे लाभ भी हुआ। मैंने नेशनल खेला और उसमें मेडल जीते। बाद में मैं इसमें रेफरीशिप की डिग्री प्राप्त की और बच्चों को बाद में सिखाने लगा। तो ऐसा ये स्पोर्ट की लाइफ अपनी थी। और रंगमंच में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हम एक ही जीवन में कई तरह के चरित्र को जी सकते हैं। एक डॉक्टर पुलिस वाले का चरित्र नहीं जी सकता, एक पुलिस वाला एक टीचर का चरित्र नहीं जी सकता। मतलब ऐसे भिन्न भिन्न जो चरित्र होते हैं उसको एक ही जीवन में अलग तरह से नहीं जिया जा सकता। सिर्फ रंगमंच एक ऐसा माध्यम है जिससे हम हर तरह के जीवन से वाकिफ होते हैं, उसको गहराई तक उतरते हैं, क्योंकि हमको हर नाटक में एक अलग कैरेक्टर करना पड़ता है। और यही चीज़ मुझे प्रभावित करती रही और मैं रंगमंच से जुड़ा। तो रंगमंच में जुड़ना आपके किनके द्वारा हुआ था? सर्वप्रथम किनके साथ आप जुड़े? मैंने पहली बार नाटक देखा था हिरेन प्रताप सिंह जी का, जो प्रयास रंग समूह के संस्थापक हैं। उनका एक नाटक हुआ था कौन भूमते भारी, बघेली का प्ले था वो। और उस प्ले को मैं बड़े संकोच में गया था देखने, और देख के ही वो नाटक मुझे प्रभावित कर गया। उसके बाद मेरी अपनी क्रिकेट की टीम थी, उन 11 या 15 लड़कों के साथ मैंने मिलके एक छोटा सा नाटक लिखा। नाम रखा था उसको, ऐसी कॉमेडी नाम था, मोर पप्पा उछिन होएगा। मतलब इसका अर्थ होता है कि एक अजीब सी घटना घट गई, एक इसी तरह का। उसको मैंने लिखा और उन्हीं लड़कों के साथ मैंने उसको मंचन प्रस्तुत किया। तो उसकी सराहना हुई, थोड़ा हिम्मत मिली, और वही नाटक देख करके हिरेन प्रताप सिंह जी मेरे घर आए और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप थिएटर के अगर आपको दिलचस्पी है, आपको अच्छा लगता है, तो आप पूरी तरह थिएटर करो, थोड़ा सीखो और उसमें अभिनय करो। फिर उनके साथ हम जुड़े प्रयास रंग समूह में करीब सन 2000 के आसपास। और एक वर्कशॉप कुछ दिनों बाद लगी दिल्ली से, जिसमें नाटक हुआ खूबसूरत बहू, जिसका निर्देशन करने वहाँ से निर्मल दास जी आए थे और द्वारिका दाहिया जी आए थे उसके असिस्टेंट डायरेक्टर बन के। उस नाटक में भी मेरा एक छोटा सा किरदार मिला और मैंने उसको अच्छे से निभाया और इसके साथ ही रंग यात्रा चल पड़ी। उसके बाद लगभग रीवा शहर में बड़े जितने ग्रुप हैं सभी के साथ मैंने काम किया, चाहे हरीश धवन जी हों, चाहे मनोज भैया के साथ, मनोज मिश्रा जी के साथ, उनकी टीम में बराबर मंडप में तो मैं बराबर काम ही कर रहा हूँ, उनके सारे आयोजनों में भागीदार हूँ। या जितने भी रंग समूह हैं अपने रीवा आप के, उनके बारे में बताइए जिससे जनता को भी पता चले कौन कौन से रंग समूह रीवा में काम कर रहे हैं। रीवा में हिरेन सिंह जी, जिनके साथ मैं पहली बार जुड़ा अभिनय के माध्यम से, और प्रयास रंग समूह। मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र मनोज मिश्रा जी का है, विनोद मिश्रा जी उसके सचिव हैं। रंग अनुभव और एक प्रदीप तिवारी का है एक ग्रुप, और एक क्षितिज है, हरीश धवन जी का ग्रुप है,
डॉक्टर विद्या प्रकाश जी के साथ मैंने काम किया, सुमन सिंह दादा के साथ काम किया, चंद्रशेखर पांडे जी के साथ काम किया, शैलेंद्र द्विवेदी के साथ काम किया। मतलब ऐसे कई रीवा शहर के जाने माने नाम हैं रंगमंच में, जिनके साथ लगभग सभी के साथ मैंने काम किया और सबसे एक अलग अलग अनुभव मिलता गया, जो कि मुझे हर बार काम आया। और अंकित जो अभी इस चित्रांगन के आयोजक हैं, अंकित भी मेरा स्टूडेंट रह चुका है और उसके साथ मैं उसके डायरेक्शन में काम किया। ये बहुत अच्छा मुझे एक अनुभव मिला। एक खुशी मिलती है कि जब हमारे छोटे भाई और हमसे भी ज़्यादा काबिल साबित होते हैं अपने काम के माध्यम से, तो अंदर से एक प्राउड महसूस होता है कि हमारी नई पीढ़ी बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये हम सबका दायित्व है कि अपनी नई पीढ़ी का सपोर्ट करें। जी बिल्कुल। कमी ढूंढना एक अलग बात है, पर उसको प्रोत्साहन भी करना चाहिए समय समय ये आपके अंदर है कि आप सबको प्रोत्साहित कर पर। बिल्कुल करना चाहिए। आप पीछे खड़े जाते हैं तो सब लोगों के अंदर एक हौसला बनता है कि यहाँ अगर इतना कहने से सामने वाले की हिम्मत बढ़ती है कि बेटा तुम करो, अरे हम खड़े हैं ना, और फिर देखिए उनका उत्साह, वो क्या से क्या कर जाएंगे। और बढ़िया काम कर रहा है अंकित, बहुत सराहना मिल रही है उसको। पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे शुभम हो, चाहे सिद्धार्थ हो, चाहे जो भी हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, आपने इतने गत प्रयास वर्षों से काम किया थिएटर में, 2000 से आप बता रहे हैं कि आप जुड़े हुए थे, तो आपने तो यहाँ पे थिएटर का पूरा बनता बिगड़ता स्वरूप देखा होगा। बिल्कुल देखा है। तो आप ये बताइए कि अगर थिएटर बहुत ज़्यादा इतने सालों में नहीं उपज पाया जैसे अब कर रहा है, तो इसका क्या कारण था? इसका एक प्रमुख कारण तो ये है कि निरंतरता ख़त्म हो जाती है। जैसे जो कलाकार ज़्यादातर आज भी कॉलेज के बच्चे या स्कूल के बच्चे ही इन्वॉल्व होते हैं, जो व्यवसायी हैं या नौकरी पेशा लोग हैं, वो हमारे शहर में अभी इसको संकोच करते हैं अपनाने में। दर्शक के रूप में आते हैं, पर एक्टर के रूप में थोड़ा सा जुड़ने में संकोच करते हैं। और क्योंकि स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ सीमित होती है, बच्चे पढ़ाई के दौरान जुड़े और उसके बाद फिर उनकी अपनी लाइफ शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर फिर वो टीम टूट जाती है, जिस कारण से सभी डायरेक्टरों की काफ़ी परेशानी हुई। फिर नई टीम बनाइए, फिर नए तरह से काम करिए, सो रेगुलर नहीं हो पाता। हाँ, रेगुलर नहीं हो पाता। और ये निरंतरता बहुत ज़रूरी है कि जो आर्टिस्ट एक नाटक में कर रहा है चरित्र, तो कोशिश करे कि अगले नाटक में भी वही रहे, तो उससे डायरेक्टर को भी आसानी होती है कुछ नई चीज़ें उसमें समावेश करने के लिए, और नाटक निखरता भी है। अच्छा, जैसे थिएटर आप करते हैं और आपका एक पर्सनल लाइफ भी है, जी तो जी। ये थिएटर आपकी पर्सनल लाइफ में कितना इफेक्ट करता है? अरे ये अच्छा सवाल है। थोड़ा सा तालमेल मिलाना पड़ता है, क्योंकि अभी भी सबके घर में जितने रंगकर्मी हैं, सबको लगभग यही झेलना पड़ता है कि भाई नाटक से तुमको मिलता क्या है। अभी तक हम जैसे छोटे शहरों के रंगकर्मी प्रोफेशनल नहीं हो पाए हैं, इससे कोई इनकम नहीं आती। हम लोग सिर्फ शौक़ के तहत इसको जिंदा करके रखे हुए हैं, और यही जद्दोजहद है। तो घर वालों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, कभी कोई सपोर्ट मिलता है, कभी कोई ताने मिलते हैं, पर मज़ा आता है, अच्छा लगता है। चलिए, आपने तो इसको कुछ पैसा कर लिया, कोई बात नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आप ब्लैक बेल्ट है जी जी, आपके अंदर तो ऊर्जा का संचार हमेशा होता अरे रहता भाई है ना, ब्लैक बेल्ट वाले हमेशा एनर्जेटिक जी, रहते हैं। तो कभी कभी थिएटर में करते करते अचानक वो नहीं आता कि मेरे को भी कुछ कराटे मारने का मन करे या फिर टाइकांडो? नहीं होता है, ऐसा मारने का मन नहीं होता, नहीं, मतलब पर दिखाने का। जो सीन आते हैं स्टंट के, हाँ। या जब डिमांड होती है दृश्यों की कि इसमें कुछ ऐसी उछल कूद या कुछ स्टंट वगैरह हों, करतब हों, तो उसमें फिर मेरा सहयोग लिया जाता है और मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा। एक नाटक था अभी भोपाल में हुआ था, राजा अंधेर नगरी चौपट राजा, उसे मेले के सीन में एक नट का किरदार था, मेरे बेटे ने किया था उसको। वो छल्ले में लटकता हुआ जिम्नास्टिक करता है उसमें, और मनोज मिश्रा जी उसका डायरेक्शन कर रहे थे। मनोज भैया ने उसको काट दिया था, क्योंकि एक 10 साल का बच्चा और उल्टा लटक रहा है सिर्फ पैर के पंजों के बल पे, और कुछ देर तक उसमें स्थिर रहता है और अपने कर्तव्य दिखाता है। तो उनको एक मन में डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि पैर स्लिप हो जाए या गिर जाए बच्चा और चोट लग जाए। नाटक के दौरान दुर्घटनाएं होती हैं जो कि दुखद होती हैं, पर मैंने उसको ट्रेनिंग दी और 2-4 दिन के अंदर ही वो बिल्कुल एक्सपर्ट हो गया और नाटक हिट हुआ, वो सीन पूरा हिट हुआ नाटक का। तो मार्शल आर्ट यहाँ पे बड़ा उपयोगी होता है कि जब हम ऐसे दृश्य बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा स्टंट का जो वो रहता है समावेश, वो नाटक को निखार देता है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आप ट्रेनिंग भी देते हैं, तो क्या आप कराटे की भी ट्रेनिंग देते हैं? जी हाँ, देता हूँ मैं। अच्छा, ताइक्वांडो कोई के आपसे जुड़ना चाहे और कराटे सीखना चाहे तो क्या करना होगा उसके लिए?
कराटे या ताइक्वांडो आप कोई वर्कशॉप करते हैं, कैसे करते हैं? मैं करता रहता हूँ समय समय पे। अपनी क्लास भी चलती थी, कोरोना के पहले तक बीएनपी स्कूल में ओपन क्लास थी, कोई भी बच्चा विद्यालय के अलावा बाहर के बच्चे भी उसमें ट्रेनिंग ले सकते थे। अभी हमारे सिखाए बच्चे नेशनल में भी अच्छा मेडल उठाए हैं। अभी जो भी कोरोना के बाद कंपटीशन हो रहा है उसकी तैयारियां मैं करा रहा हूँ बच्चों को, जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं उनकी तैयारियां समय समय पर होती रहती हैं और वो अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस बात की खुशी होती है कि मैं जहाँ पे समय दे रहा हूँ वो सार्थक है। जी जी जी। अच्छा लगता है। तो आपके कुछ सिखाए बच्चे बाहर भी गए हैं? जी हाँ, बाहर गए हैं, कुछ बच्चे पुलिस में हैं, फौज में हैं, रेलवे में हैं। मतलब सरकारी जॉब में जब खेल कोटा के तहत भर्ती होती है तो कुछ बच्चे हैं हमारे जो आज सेवाओं में हैं। चलिए, आपने बहुत योगदान दिया उनके। अब इसके लिए आपसे ये जानना चाहते हैं भैया कि आपने थिएटर तो किया है, इसके साथ आपने फिल्में भी की हैं, शॉर्ट फिल्म की हैं। हाँ, कुछ संयोग उसका से। कुछ अनुभव बताइए। ज़्यादा अंतर नहीं है रंगमंच में और कैमरे के सामने एक्टिंग में। मुझे लगता है कैमरे के सामने एक्टिंग करना थोड़ा सरल है, जी जी क्योंकि उसमें आपको अवसर मिलता है अपनी गलती सुधारने का टेक के माध्यम से, जी। कि अगर एक बार में आप उतना बेहतर नहीं कर पाए तो आपको एक आध मौके और मिल जाएंगे, जी या 2-4 मौके। जितनी आपके संबंध जितने बढ़िया हैं डायरेक्टर से उतने आपको मौके मिलते रहेंगे। पर रंगमंच में एक बार आप मंच के अंदर दाखिल हो गए हैं तो जो भी करना है 100% करना ही करना है, क्योंकि उसमें अगर आपका थोड़ा सा भी Retake का नाम है, चांस नहीं है। कोई चांस नहीं है। आप बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं, थोड़ा सा भी कम करेंगे तो वो पूरे नाटक को ख़राब कर देगा। तो मौके नहीं रहते, जी बस इतना ही फ़र्क है। लेकिन मज़ा आता है, कैमरे के सामने भी बहुत मज़ा आता है काम करने में। जी भैया, यही तो खूबी है इस लाइन में कि इसमें हमेशा ही आदमी को मज़ा आता है, तभी तो कर पाता है। भले ही पैसे ना मिले हो, कभी ना मिले हो, फिर भी लोग करते रहते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, कोई बच्चा आपसे जुड़ना चाहता है, जैसे आप इतने पुराने अनुभवी हैं, हर ग्रुप को जानते हैं मार्गदर्शन के लिए, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकता है? मुझसे सीधे जुड़ सकता है वर्कशॉप के माध्यम से। अभी जैसे मैं एक अपने यहाँ का बघेलखंड का दुल्दुल घोड़ी नृत्य है, जो कि लोक नृत्य के तहत आता है और वो अभी विलुप्त हो गया था। मैंने अभी यही 8-10 सालों से उसके ऊपर काम करना शुरू किया। मैं उस पर 2000 से ही काम करना शुरू कर दिया था, पर अभी इधर ज़्यादा सक्रिय हुआ और उस पर वर्कशॉप वगैरह लगाई, नए बच्चों को तैयार किया, जिसका मंचन भोपाल में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के तहत भी हुआ, जिसमें हमारे रीवा के ही शुभम पांडे, सिद्धार्थ द्विवेदी और भी 4-5 लड़के थे जो कि वहाँ पे परफॉर्मेंस किए। बड़ा अच्छा प्रदर्शन गया था। तो नई पीढ़ियों को हम अपनी जो ये कला है कैसे सौंपें, उनको काबिल बनाएं, फिर जिम्मेदारी दें, ये भी एक बड़ा काम है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इस विधा को लेकर भी मैं थोड़ा सा रहता हूँ, इमोशनल मेरा अटैच है उससे। जी जी कि मुझे याद है बचपन में मैं जब मेला देखने जाया करता था तो अक्सर विदूषक का भेष धरे हुए एक नट काठ की घोड़ी पहने हुए मेले में आए हुए आगंतुकों का बिल्कुल पूरी ऊर्जा के साथ उनका स्वागत कर रहा होता था। देसी लोकगीत, मिट्टी की मिठास से भरे हुए लोकगीतों के साथ एक अटखेलिया खेलता रहता था। समसामयिक जो समस्याएं होती उसको रूबरू कराता था और वो धीरे से अपनी बात कह के निकल जाता था। मुझे उसका यही जो अल्हड़पन है, जो भोलापन, ये बड़ा प्रभावित करता था। बाद में जब मुझे मौका मिला कि इस लोक नृत्य के बारे में मैं कुछ करूं, तो मैंने इसको बाकायदे ट्रेनिंग ली। एक अपने रीवा क्षेत्र के ही साजन काकू हैं जो कि दुल्दुल घोड़ी लोक नृत्य करते थे, उनसे मैंने इसका प्रशिक्षण लिया। कुछ मंचों में उनके साथ साझा भी किया। फिर उनका स्वास्थ्य ख़राब होने के कारण कई ऐसे मंच मिले जहां मुझे अकेले ही परफॉर्मेंस करना पड़ा। बाद में मैं इस विधा को आगे बढ़ाते गया और आज स्थिति लगभग बहुत अच्छी है। कोरोना के पहले मतलब 2019 में नया थिएटर में श्री राम सिंह जी का मुझे फ़ोन आया कि नाटक आगरा बाज़ार में आपका एक छोटा सा सीन है, एक छोटा सा दृश्य है जिसमें आपको परफॉर्मेंस करना है घोड़ी डांस का। तो मैं पहले तो थोड़ा चौंका, हमने कहा यार राम सिंह जी ने मतलब अचानक ऐसे कैसे बुला लिया। मैं गया और उसका शो हुआ था लखनऊ में, मेले का ही सीन था, लेकिन दर्शकों ने ऐसी वाहवाही दी कि मज़ा आ गया। ऐसे ही चलता रहता है, ये यात्रा ही ऐसी है कि जितनी चलेगी उतनी और आगे निखरेगी। निरंतरता ज़रूरी है। जी बोला भैया, आपने इतना कीमती समय दिया, इतने बिजी शेड्यूल में भी, जैसे हम देख रहे थे अधिकतर मतलब कार्यभार इन्हीं के ऊपर होता है, हर काम में इन्हीं को बुलाया जाता है कि भोला भैया कहाँ हैं, कोई भी काम अटक जाता है। और आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और ऐसे आशा करते हैं कि आप ऐसे काम करते रहे और विंध्य का नाम ऊँचा करते रहे। सभी दर्शकों का, आपका बहुत बहुत
साधुवाद, धन्यवाद कि आपने इस लायक समझा कि आप मुझे ऐसे सबके सामने प्रस्तुत कर सकें। जी नमस्कार, धन्यवाद।